जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 24 है और इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है एक्सपेंसिव वर्ड का। नीचे दिए गए सेंटेंस में ये अंडरलाइन वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। इसके सिनोनिम होते हैं कॉस्टली, आपका प्रेसियस हो जाएगा, लेविस हो जाएगा इसका सिनोनिम, जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं। मैं सारे वही सिनोनिम बताऊंगा जो एसएससी मोस्टली पूछती है। और एक डियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव के सिनोनिम है, पर हमें क्या बताना है एंटोनिम। तो देखिए, कॉस्टली, प्रीमियम और प्रीसियस ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीमियम का मतलब बेहतर क्वालिटी का होता है, या प्रीमियम जब आप कोई इंश्योरेंस वगैरह लेते हो तो उसका जो किस्त भरते हो तो उसको भी हम प्रीमियम ही बोलते हैं, या इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीप हो जाएगा। चीप का मतलब होता है सस्ता, इकोनॉमिक। इनएक्सपेंसिव। ठीक है, तो एक्सपेंसिव में आप आई एन लगा देंगे। एक्सपेंसिव यानी महंगा, और इनएक्सपेंसिव हो जाएगा आपका सस्ता। दोस्तों, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। कह रहा है कि जो हॉस्पिटल चेंज करने का जो डिसीजन था, उसने डॉक्टर की बेटी की जान बचाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे ए हॉस्पिटल है ना, ये गलत है, क्योंकि ए हॉस्पिटल नहीं हो, क्योंकि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात हो रही है। यानी वो हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर की जो बेटी है वहां पे एडमिट थी, उन्होंने उस हॉस्पिटल को चेंज किया, नहीं किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए, जिस वजह से डॉक्टर की बेटी की जान बची। तो यहाँ पे द हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल वो फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ेंगे आप। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल saved the life of the daughter of the doctor। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पे फिक्स है। ए हॉस्पिटल, एन हॉस्पिटल, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर 3 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका स्पेलिंग जो है गलत है। तो पहला वर्ड है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है डिनाइयल, इनकार करना, मना करना है, रिजेक्शन। क्योंकि ये नाउन है, इसलिए हमने डेनियल और रिजेक्शन का यूज किया है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका रिजेक्शन, एब्निगेशन, जो कि एसएससी पूछता है। मैं आपको वही वर्ड बताऊंगा जो एसएससी जिसका इस्तेमाल करता है, जिसको बार बार पूछता है। ऐसे सिनोनिम्स, एक वर्ड के अनेकों सिनोनिम्स होते हैं, पर हम सारे नहीं पढ़ेंगे। हम हर वर्ड का चार सिनोनिम आपको बताएंगे। एक होता है रिप्यूडिएशन। इन सब का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, निगेट करना, निगेशन भी होता है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है वेजेज, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसका जो स्पेलिंग है गलत है। यहाँ पर इसका होता है WAGE, वेज होता है, या वेजेज भी होता है ना। इसका मतलब होता है इनकम, सैलरी, अर्निंग्स। जब आप काम करते हो तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं वेजेज, मेहनताना बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा इनकम, पे, पेमेंट बोल सकते हैं, सैलरी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है तनाव, टाइटनेस, टेंशन। फिजिकल चीजों के लिए, जैसे आप रस्सी को टाइट खींचते हैं तो उससे बोल सकते हैं टाइटनेस। मानसिक, मेंटल मेंटल टेंशन के लिए यूज नहीं होता है स्ट्रेच। ठीक है, वियरली मतलब काफी थका हुआ, विथ एक्सट्रीम टायर्डनेस, हरा थका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेजेज, जो कि गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको इस सेंटेंस में एरर बताना है। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको ये जो सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैंने पहले बताया था कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या होता है। 3 प्रकार के होते हैं कंडीशनल, 0 और एक 1 और 2। तो ये 0 वाला कंडीशनल सेंटेंस है। 2 काम अगर फ्यूचर में होते हैं तो यहाँ पे जो पार्ट जो इफ क्लॉज वाला होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो आपका फ्यूचर में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इफ इट विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स। क्या होगा यहाँ पे? इफ इट रेन्स। तो आपका जो एरर है इट विल रेन, आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इट रेन्स। ठीक है। यदि बारिश होती है तो हमारे मुश्किल टाइम गुजरने वाले हैं, यानी वी विल हैव अ टफ टाइम, तो परेशानी होगी हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। डज स्नेहा नॉट लिक द बटर? क्या स्नेहा ने बटर नहीं खाया है या चाटा है? ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनेगा इसका। आप देखेंगे कि पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा आपका बटर। तो बटर के साथ आपको इज एम आर का यूज करना है, तो द बटर के लिए क्या आएगा? इज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में देखेंगे कि इज है। ठीक है। तो इज द बटर बीइंग लिक्ड? बीइंग का यूज वहां होता है जहां पे कंटीन्यूअस हो, पर ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पैसिव बनाने का क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका वर्ब होता है, प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है V3, यहाँ पे एच भी होता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस बाई, प्लस जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो एजेंट का काम करता है, यानी जिसने काम किया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हालांकि ये इंट्रोगेटिव है, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो डू डच है, तो जब आप तो इज एम आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो पास्ट टेंस में वाज वेयर का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे आप, पैसिव वॉइस अगर आपको नहीं आता है, गलत होता है, तो इसका रूल सारा एक बार आप पढ़ लेंगे। और सबसे बेस्ट बुक है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए नीतू मैम का केडी कैंपस का जो बुक है, उसमें बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो मैं लोगों को वहीं रिकमेंड करता हूँ कि उस बुक को प्रेफ़र करें। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपना। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको इडियम का मीनिंग बताना है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर का मतलब होता है जल्दबाजी में चीज़ें करना और गलत कर लेना। जल्दी-जल्दी टाइम सेव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए चीज़ों को जल्दबाजी में गलत कर बैठना, ठीक है? ये होता है कट कॉर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड। तो उसने अपने होमवर्क जल्दबाजी में करा, समय बचाने के लिए, या उसके पास समय नहीं होगा और उसकी वजह से उसे खराब मार्क्स मिले, ठीक है? तो कट कॉर्नर्स, कट यानी ये जैसे कि ये कोई चीज़ है, इसका ज फिट करने के लिए आपने इसके कॉर्नर काट दिए। जैसे कि आपको इस सर्कल में इस चीज़ को फिट करना है, तो आपने जल्दी-जल्दी में इस कॉर्नर को काट डाला और क्या पता चला कि ये छोटा हो गया, तो ये फिट नहीं बैठा। ठीक है? तो ऐसे आप याद कर लेंगे, कट कॉर्नर्स यानी जल्दबाजी में चीज़ें गलत कर बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। रोवर वुड नॉट स्वेलो द पिल। तो ये आपका मॉडल का यूज किया गया इसमें। जब मॉडल का पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ आपका बी का यूज होता है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट तो आएगा ही। द पिल यानी दवाई होती है, दवाई की गोली होती है, कैप्सूल होता है। द पिल वुड नॉट बी स्वेलोड। तो देखिए नॉट बी स्वेलिंग नहीं होगा यहाँ पे, कंटीन्यूअस कहाँ से आ गया? ऑप्शन ए गलत है। द पिल वुड नॉट,
तो वुड के बाद यहाँ पे नॉट के बाद बी आया ही नहीं इसमें, ये भी गलत है। द पील वुड नॉट बी swallowed बाई रोवर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसमें देखिए swallow का थर्ड फॉर्म बनाया ही नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका जो नीचे दिया गया सेंटेंस है, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसका सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अगर ये ठीक है ऑलरेडी, गलत नहीं है, तो इसके बदले नो सब्स्टिट्यूशन आपका ऑप्शन में टिक आउट करना है। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई लार्ज सेलेसियल बॉडी। तो यहाँ पे द का यूज किया गया है, द नियर बाई लार्ज ये कहना चाहता है कि पास का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे नजदीक का। सबको पता है कि अर्थ का सबसे नजदीक कौन सा है, मून है ना, और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट मून ही है। तो द नियरेस्ट लार्ज होगा, क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री में, द नियरेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, द नियरेस्ट लार्ज सेलेसियल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिनोनिम बताना है चीयर्ड का। चीयर गर्ल्स आप देखते होंगे आईपीएल में, चीयर्स गर्ल्स क्या करती हैं, जब भी चौका या सिक्स लगता है तो वो नाचती हैं, डांस करती हैं, लोगों को इनकरेज करती हैं, उत्साहित करती हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चीयर्ड। चीयर्ड का होता है इनकरेजमेंट, बूस्ट, ये सारे सिनोनिम मैं बता देता हूँ आपको। बूस्ट हो जाएगा एप्लॉज, अप्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रेज भी हो जाएगा, ठीक है। इंसेंटिव, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्टेड यानी विचलित, बिवाइल्डर अपने रास्ते से भटक जाना, अनसेटल्ड। ठीक है दोस्तों, तो डिस्ट्रैक्ट यानी अपने रास्ते से भटक जाना। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर भाई रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हो, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन। ड्रॉप यानी गिरना या गिरा देना, ठीक है। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, वो स्थान जहां पर अनाज रखा जाता है, ग्रेन्स यानी धान, चावल, गेहूं, जहां पे रखा जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रेनरी, खलिहान। हमारे यहाँ तो इसे खलिहान ही बोलते हैं, जहाँ पे हमारा धान जो है चाहे गेहूं जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। उनके वहाँ पे जब खेत से कट के आता है फसल, तो उनके वहाँ पे जो भी होता है प्रोसेसिंग वहाँ पे होता है। वेटरनरी क्या यानी चर्म शोधनशाला, जहाँ पे चमड़े की चीज जैसे कि मरे हुए जानवरों के चमड़े उनके शरीर से अलग किया जाते हैं और वहाँ पे चमड़े की चीजें बनाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेनरी। और अगला है पेंट्री, पेंट्री यानी ट्रेन में जो पेंट्री होता है रसोई घर होता है, जहाँ पे खाना बनता है, खाना रखा जाता है, खाना स्टोर किया जाता है या बर्तन रखा जाता है। मिंट यानी टकसाल होता है, जहाँ पे क्वाइन बनता है, सिक्के बनते हैं, या जहाँ पे मेडल बनते हैं, जैसे कि जो भी प्ले गेम में मेडल्स यूज होते हैं खिलाड़ियों को जो देने के लिए, उन मेडल का वहाँ पे जो बनता है उसे हम बोलते हैं, उस जगह को मिंट बोलते हैं। एक वर्ड में इसे आप टकसाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका वोकैब का है, तो वोकैब पे ज़्यादा फोकस करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को ज़्यादा वेटेज दें। अ बिग क्लमसी ऑफ एन स्लो विटेड पर्सन, एक बड़ा-सा व्यक्ति जिसका जो बुद्धि है वो स्लो है। दिमाग काम करता है पर धीरे-धीरे काम करता है, काफ़ी स्लो काम करता है। तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ओफ। ठीक है दोस्तों, स्लो विटेड पर्सन यानी धीरे दिमाग का आदमी, कम काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। ठीक है दोस्तों, स्लाउच का मतलब ढीला ढाले तरीके से सुस्त वे में खड़ा रहना। स्लाउच क्या होता है, ढीला ढाले तरीके से खड़ा होना। एक वर्ड में आप इसे ढीला बोल सकते हैं। चंप का मतलब होता है फुलिस, मूर्ख आदमी।
देखो दोनों में देखिए फर्क क्या है। फुलिश का मतलब मूर्ख, उसका दिमाग काम नहीं करता, नासमझ है वो। ओफ का मतलब होता है दिमाग काम करता है पर स्लो काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे अंतर समझ पाएंगे। गुलिबल, ये बार बार ऐसे वर्ड पूछता है, मूर्ख या भोला भाला। एप का मतलब होता है प्राइमेट, यानी हमारी जो एंसेस्टर हैं उनको हम एप बोलते हैं। अनसिविलाइज ब्रिटिश बानर, क्योंकि हम पहले सिविलाइज नहीं थे। ठीक है दोस्तों, एप का मतलब लंगूर बोलते हैं या बानर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। नहीं, अभी तक लगातार 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, 2 सिनोनिम्स आ चुके हैं, 2 एंटोनिम्स आ चुके हैं मात्र 12 क्वेश्चन में। तो दोस्तों, वन हु कैन नॉट हियर, यानी वो पर्सन जो सुन नहीं सकता, उसे हम डीफ बोलते हैं, यानी उसे हम बहरा बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है अनेबल टू बी रीड, ऐसा कोई चीज जिसे आप पढ़ नहीं सकते। जैसे ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया गया है तो आप पढ़ नहीं पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो इसे हम बोलते हैं एलिजिबल। और भी होता है, इससे रिलेटेड और एक दो वर्ड बता देता हूँ जो कि एसएससी बार बार पूछती है। जैसे देखिए, एलिजिबल हो गया जिसे अपठनीय, ऐसा कोई लिखावट जिसे आप पढ़ नहीं सकते, तो उसे आप एक वर्ड में अपठित बोल सकते हैं, ठीक है। अनेबल टू बी रीड। एक होता है इलिजिबल। इलिजिबल यानी जैसे कि आप 12th ग्रेजुएशन पास कर लेते हो तो आप सीजीएल के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, यानी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए आप योग्य हो जाते हो। और इसमें हम लगा दिए आई एन, इन एलिजिबल, तो ये बन गया अयोग्य। यानी जब 12th आप पास किए हो तो 12th के बाद आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते, तो आप वहां पे अयोग्य हो। ठीक है दोस्तों, तो दो वर्ड है, एलिजिबल, एलिजिबल और इन एलिजिबल, यानी अयोग्य। और एक होता है इलिजिबल, जिसे पढ़ने योग्य नहीं हो। और एक होता है लेजिबल, जिसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने योग्य। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी दैट कांट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है, अनसुना। इनऑडिबल, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरी वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे बोलेंगे यू आर अन इनऑडिबल, यानी आप सुनने योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को सुन नहीं पा रहा, ठीक है। और चौथा 3 नंबर जो ऑप्शन है, डम। डम का मतलब गूंगा होता है, वन हु कैन नॉट स्पीक। नंबर 13 में आपको सिनोनिम बताना है एजुकेशन वर्ड का। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। माई मदर सेड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो जो है, उनकी जो शिक्षा हुई थी वो काफी स्ट्रिक्ट और पारंपरिक शिक्षा हुई थी। तो शिक्षा का सिनोनिम होता है पेडागोजी, प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेडागोजी। इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, जब आप रीजनिंग में बनाते हो एनालॉजी, उसको हम बोलते हैं जब सेम सिमिलरिटी चीजों को कंपैरिजन किया जाता है। सिमिलर, इसका सिनोनिम हो जाएगा सिमिलरिटी, इक्वलिटी। डेमागोगी का मतलब है राजनीति, लोगों के इमोशंस का फायदा उठाना अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आपका चौथा नंबर ऑप्शन है मिथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है पुराण, पुरानी कथाएं, जैसे रामायण महाभारत, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अंडरलाइन वर्ड का यहाँ पे देखना है, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है, ये गलत है या सही है, ठीक है दोस्तों। ये जो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे क्रॉस है ना, आपको इसका बताना है कि ये गलत है सही है, सब्स्टिट्यूशन बताना है। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रेन टू एक्सरसाइज ग्रेट
केयर व्हेन क्रॉस्ड बिजी रोड्स। तो यहाँ पे व्हेन क्रॉस्ड बिजी रोड नहीं होगा, व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड। अपने पेरेंट्स को अपने बाल बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ग्रेट केयर, काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब वे एक व्यस्त सड़क को क्रॉस करे, बिजी रोड को क्रॉस करते टाइम उनको काफी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको टर्मागेंट का मीनिंग बताना है। टर्मागेंट वो लड़ाकू महिला होती है। अ वायलेंट ओवरबियरिंग टर्बुलेंट ब्राउलिंग क्वेरलसम वुमेन। एक झगड़ालू महिला होती है टर्मागेंट, झगड़ालू औरत। बाकी के ये ऑप्शन जैसे कि वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसे हम बोलता है उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है मेनी, ढेर सारा, और मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल भी होता है इसका सिनोनिम। मल्टीलिंगुअल हो गया, पॉलीलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं, या लिंग्विस्ट भी बोलते हैं इसको, लिंग्विस्ट। ओवर स्क्रूपुलस अबाउट मिनट मिनट डिटेल्स, यानी वो व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, काफी ज्यादा केयरफुल रहता है, उसे हम बोलते हैं मेटिकुलस, पंक्चिलियस या कंसाइंसियस। तो जो सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है वो है आपका मेटिकुलस। जो मिट्टी का जो कलश है उसे ध्यान से रखोगे, नहीं तो वो टूट जाएगा। मेटिकुलस, ठीक है। पंक्चिलियस यानी पंक्चुअल। कंसाइंसियस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब मैग्नेट विथ स्ट्रॉन्ग पोलरिटी, वो मैग्नेट जिसकी जो पोलरिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी ध्रुव का जो शक्ति है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में आपको इडियम का मीनिंग बताना है। हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है गेनिंग अ बिग सक्सेस, बहुत बड़ा तीर मार लेना, बहुत बड़ा सक्सेस प्राप्त कर लेना, उससे बोलते हैं हम हिट द जैकपॉट। एक्चुअली दोस्तों जैकपॉट का मतलब होता है विनिंग प्राइस होता है, काफी कैश मनी होता है जो काफी बड़ा अमाउंट होता है, लार्ज कैश प्राइस। तो आपने अगर जैकपॉट हिट कर दिया तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हो। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन बताना है। यहाँ पे दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री पर्सन नहीं होता है, मिलिट्री पर्सनल होता है। ऑप्शन नंबर डी पर्सनल। पर्सनल कर्मचारी, स्टाफ को हम बोलते हैं, जो किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं उसे हम पर्सनल बोलते हैं। या डिफेंस, मोस्टली डिफेंस वालों के लिए पर्सनल का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, पर्सनल। यहाँ पे डबल एन ई एल होता है, ध्यान देंगे आप कि पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल यानी किसी व्यक्ति का निजी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कंपार्टमेंट है ये मिलिट्री वालों के लिए रिजर्व है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके इस पूरे सेट में सबसे ज्यादा वो कैब पूछा गया है आपसे। अभी सामने आपके दो एंटोनिम हैं। लामेंट का मतलब होता है बिलाप करना, रिग्रेट, पश्चाताप करना, रोना, है ना, वीप इसका सीनो हो जाएगा। और एम ओ एन, मून हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, MOURNING। देखो मॉर्निंग जो आपका होता है सुबह, MORNING होता है, ये मॉर्निंग है नहीं। विलाप करना, रोना, पश्चाताप करना, डिप्लोर का मतलब ही पश्चाताप करना, ये डिक्री, रिग्रेट, डिप्लोर, ये सारे इसके सिनोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछा गया है, ये ऑप्शन नंबर सी सेलिब्रेट यानी खुशियां मनाना, है ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और ये इसका सिनोनिम की अगर बात करते हैं, सॉरो, रिग्रेट, ग्राइफ, दुख, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
डिक्री का मतलब होता है विलाप करना, निंदा करना भी होता है, रिग्रेट यानी पश्चाताप करना, रोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से एंटोनिम बताना है। एल का एंटोनिम बताना है। एल का मतलब होता है चिल्लाना होता है, जोर से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विस्पर, यानी धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाना कान में, ठीक है। तो एल का सिनोनिम हो जाएगा आपका साउट। साउट ले लो दोस्तों। स्क्रीम, क्राई, एक्सक्लेम, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन का क्या क्या मीनिंग है ये भी देख लेते हैं हम। नोटिफाई का मतलब होता है किसी को नोटिस देना, किसी को इन्फॉर्म करना, जानकारी प्रदान करना। नोटिफिकेशन आता है ना एसएससी का फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। तो वो होता है टू इन्फॉर्म, नोटिफाई यानी टू इन्फॉर्म। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपेंसेट, कर्ज, जैसे कि किसी का आपने पैसा लिया हो, चाहे कोई क्षतिपूर्ति, एक्चुअली मुआवजा देना होता है, कंपेंसेट होता है। टू इंडेमनीफाई का होता है टू कंपेंसेट, यानी मुआवजा देना, मुआवजा देना, ठीक है। विस्पर यानी फुसफुसाना। टेरराइज यानी आतंकित करना, किसी को डराना धमकाना। टू इंटीमिडेट। इस क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें सिनोनिम बताना है। तो अभी तक देखिए कितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ चुके हैं आपके पास। मिसांथ्रोपिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मनुष्य से या मनुष्य की संगत को अवॉइड करता हो, नफरत करता हो, नहीं पसंद करता हो, तो उसे बोलते हैं मिसांथ्रोपिक। देखिए यहाँ पे जहां भी वर्ड आपका MIS मिस आता है वो हेट से संबंधित होता है। एंथ्रो यानी मनुष्य से संबंधित होता है, यानी ह्यूमन काइंड से संबंधित होता है, ठीक है। तो मिसांथ्रोपिक कहो चाहे आप मिसांथ्रोपिस्ट कहो, दोनों का सेम मतलब। ये कोई पर्सन होता है जो मनुष्य जाति से नफरत करता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा आपका एंटी सोशल, असामाजिक व्यक्ति जो सोशिएबल नहीं है, लोगों से फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटी सोशल, असामाजिक व्यक्ति जो समाज में रहना नहीं पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी, जो व्यक्ति मनुष्य को प्रमोट करता है, मानव का हेल्प करता है, उनके प्रति उनके वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। सोशिएलेबल यानी फ्रेंडली, सामाजिक, जो घुल मिल कर रहता हो सबके साथ। फिलांथ्रोफी, देखिए जहां भी फिल वर्ड आता है उसका मतलब होता है लव, और एंथ्रो यानी मनुष्य जाति, तो वो व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो, या फिलांथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं आप यहाँ पे। उसको बोलते हैं परोपकारी, प्रेम करता है और मानव के लिए मतलब डोनेशन भी देता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, उससे बोलते हैं हम परोपकारी, फिलांथ्रोपिस्ट या फिलांथ्रोपिक। जो पहला सेंटेंस में दिया गया है, मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज, जो पैसा होता है वो पेड़ से नहीं आता है, या पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ऐसा मेरी दादी माँ कहा करती थी। बट जब दादी माँ ने देखा कि एक मशीन से पैसे निकल रहे हैं तो वो काफी शॉक हो गई। स्लिप ए कार्ड इनटू ए मशीन, एक मशीन में एक कार्ड स्वाइप करो और कुछ बटन दबाओ और काफी फ्रेश करारे ताजे नोट लो, ठीक है। तो ये आज का एक स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग है, भारत मतलब सरकार का एक उपक्रम है, जो भी लोगों ने इसका इन्वेंट किया है, ये बहुत बढ़िया काम है। तो आपका ये फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या फील होगा ऑप्शन। तो चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला है ग्रो, किसी चीज का पहले छोटा था फिर साइज में बड़ा होते जाना, धीरे धीरे बड़ा होना, तो इसको हम ग्रो बोलते हैं। डिस्कवर यानी कोई चीज है पर लोगों को दिखाई नहीं दे रही, उसका खोज करना। इमर्ज का मतलब किसी चीज का कहीं से अचानक निकल कर बाहर आना, ठीक है। इमर्ज ये सरप्राइज वर्ड में यूज होगा। जैसे कि दादी को ऐसा बोलती थी कि पेड़ पर जो पैसे हैं वो नहीं उगते हैं, लेकिन पैसे अचानक से मशीन में से निकल कर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे सरप्राइज के सेंस में आपका इमर्ज यूज होगा। क्रिएट मतलब किसी चीज का निर्माण करना, आप जो चीज इमेजिन करते हो उसका कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमर्ज यानी एक मशीन से पैसा बाहर निकल कर आ रहा था, इसे देखकर दादी शॉक्ड हो गई। आगे पढ़ते हैं।
यहाँ से टुडे से पढ़ते हैं। टुडे एटीएम्स और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। आज एटीएम मशीन मोस्टली हर शहर और टाउन्स में पाए जाते हैं। यू आर एबल टू विदड्रॉ कैश एट एनी टाइम डे और नाइट बिकॉज दे टिपिकली डैश अराउंड द क्लॉक। कह रहे हैं कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो दिन हो रात हो किसी समय, क्योंकि वो 24 आवर्स वर्क करता है। तो यहाँ पे फीलर नंबर जो 2 है इसमें क्या फील होगा, इसके लिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का ऑप्शन है कंडक्ट, एम्प्लॉय, ऑपरेट, कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑपरेट होगा, क्योंकि किसी चीज का कार्य में होना, एक्टिव होना, उसको ऑपरेट बोलते हैं। ठीक है, कंडक्ट, एम्प्लॉय, कंट्रोल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 24 आवर्स ऑपरेशन में रहते हैं, 24 आवर्स चलता है मशीन। तो फिलर नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेट अराउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे चलता है। इन 1968 डॉन विट्जेल along with Tom Berners and George Castain developed the first modern and successful ATM in United States। कह रहे 1968 में तीन लोगों ने मिलकर, डॉन वेटजेल और जो भी इनका नाम है टॉम बर्नर एंड जॉर्ज चेस्टन ने फर्स्ट एटीएम मशीन, मॉडर्न एटीएम मशीन का सक्सेसफुल यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने डेवलप किया। अल्दो हालांकि द एटीएम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट डैश इन 1968, a functional prototype was constructed in 1969 and Docutel was granted a patent in 1973। कह रहा है कि हालांकि एटीएम का जो कॉन्सेप्ट था वो कब आया, 1968 में, वाज फर्स्ट डैश इन 1968। तो ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 23 पर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। प्रपोज्ड, प्रीफर्ड, फाइल, ऑर्डर्ड। एटीएम ऐसा नहीं कि कहीं आपको नहीं पता था, कहीं से आपने ऑर्डर कर दिया, तो क्या होगा प्रपोज, जो इसका पहला जो कॉन्सेप्ट था, क्या होगा आप प्रपोज करते हैं, किसी प्रपोजल को लाते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रपोज। पहली बार एटीएम का जो कॉन्सेप्ट था वो 1968 में प्रपोज्ड किया गया, और इसका एक फंक्शनल प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप एक मॉडल बना करके तैयार किया गया। 1 साल बाद इसका एक मॉडल बना 1969 में। एंड डॉकुटेल वाज ग्रांटेड ए पेटेंट इन 1973। इसके 4 साल बाद एक डॉकुटेल कंपनी का नाम है जो एटीएम बनाएगी, उसको पेटेंट मिला। पेटेंट का मतलब लाइसेंस मिला। जैसे कि आप कोई चीज एक ऐसा पर्टिकुलर काम करते हो तो आप उससे पेटेंट करा लेते ताकि उस चीज का लोग कॉपी ना करें। जैसे कि मार्केट में आप देखेंगे बिस्लेरी नाम की एक कंपनी है जो पानी बेचती है, उसका हर जगह रेलवे स्टेशन हर जगह उसका कॉपी मिलेगा आपको, है ना। तो आप सेम चीज अपने नाम से नहीं बेच सकते हो, वो उसका पेटेंट है। तो डोकोटेल जो कंपनी है उसने एटीएम का पेटेंट करा लिया कि एटीएम जो है केवल यही कंपनी बनाएगी। ए डेटा टर्मिनल इज ऑल एन एटीएम इज, मोस्टली मतलब जो एटीएम है वो एक डेटा टर्मिनल है। डेटा टर्मिनल का मतलब होता है ऐसा मशीन यंत्र जहां पे आप डेटा डालते हो, इंटर करते हो और वहां पे डेटा रिट्राइव डेटा प्राप्त करते हो, उसे हम डेटा टर्मिनल बोलते हैं। एटीएम क्या है, एक डेटा टर्मिनल है, एक डिवाइस है जहां पे आप डेटा इंटर करो और डेटा प्राप्त करो। A point where data can be entered or retrieved via a link to the boss in charge. A large computer known as a host processor is referred to as a data terminal। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट, ये टीम का फिर से विश्लेषण कर रहा है कि ऐसा पॉइंट जहां पे आप डेटा डालते हो, डेटा प्राप्त करते हो एक लिंक के द्वारा टू द बॉस इंचार्ज, यानी जहां से मतलब एटीएम एक जगह होता है, ये बाकी जगह दूसरे जगह से कनेक्टेड रहता है। बैंक में एक बड़ा सा कंप्यूटर होस्ट प्रोसेसर आता है जिससे सारे एटीएम मशीन जो वो कनेक्ट रहते हैं और एक लिंक के द्वारा मतलब एक इंटरनेट के द्वारा वो सारे संचालित होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना। तो एक लार्ज कंप्यूटर प्रोसेसर होस्ट प्रोसेसर रहता है, रेफर टू एज ए डेटा टर्मिनल, वो भी एक डेटा टर्मिनल ही है। मेनी ऑफ दिस टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू दिस होस्ट प्रोसेसर। बहुत सारे एटीएम जो डेटा टर्मिनल की बात कर रहे थे नहीं एटीएम, इस होस्ट प्रोसेसर से बड़े से कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, विच इज सेपरेट स्प्रेड आउट डैश द सिटी और कंट्री, ये पूरे शहर में या देश में फैला रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्प्रेड आउट। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम। 24 का ऑप्शन है बिहाइंड, फॉर, बिसाइड, अक्रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अक्रॉस हो जाएगा।
जब भी आप किसी पूरे 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 होल को शामिल करते हैं, पूरे इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रॉस करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। जब पूरी होल संपूर्ण को आप शामिल करते हैं तो वहाँ पे क्रॉस का यूज करते हैं। बिहाइंड यानी पीछे और फॉर बिसाइड के बगल में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका यूज होगा क्रॉस। हम यहाँ पे फील करेंगे विच इज सेपरेट आउट अक्रॉस द सिटी और कंट्री, जो कि पूरे शहर में या पूरे एक देश में फैला हुआ होता है। यूजुअली द होस्ट प्रोसेसर बिलोंग्स टू द बैंक, जो होस्ट प्रोसेसर होता है वो बैंक से बिलोंग करता है, चाहे एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, वो बैंक खुद का है, बड़ा सा कंप्यूटर होता है जो सारे एटीएम को खुद से कनेक्ट करके रखता है। If it is a dial-up device, it connects to the various terminals via a modem and a telephone line. यदि एक डायल-अप डिवाइस है, डायल-अप डिवाइस यानी जिसमें आप एक सिम का यूज करते हैं, एक मॉडेम का यूज करते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है मॉडेम का फुल फॉर्म, और एक टेलीफोन लाइन का यूज करते हो, तो इसका भी यूज करके आप एटीएम को संचालित कर सकते हो। अल्टरनेटली वैकल्पिक तौर पर, यानी एक दूसरा ऑप्शन की बात करें, द होस्ट प्रोसेसर में इस्टेब्लिश ए लीज्ड लाइन कनेक्शन, या तो होस्ट प्रोसेसर चाहे तो वो लीज लाइन कनेक्शन का भी यूज कर सकता है, जिसमें मतलब मॉड्यूलेटर या एटीएम या फोन लाइन का इस्तेमाल नहीं हो, एक रिजर्व्ड कनेक्शन रहता है जिसमें आपको इंटरप्शन नहीं मिलेगा। यानी जो जैसे बड़े बड़े शहरों में ट्रांजेक्शन का रेट जो होता है हाई होता है, काफी ज्यादा लोग एटीएम का यूज करते हैं, वहां पे आपको लीज लाइन का उपयोग करना होता है, रिजर्व लाइन का, जिसमें इंटरप्शन बिल्कुल भी ना हो। यानी एक डेडिकेटेड लाइन है कि इस पर्सन से इस पर्सन को ही कनेक्ट होगा। और एक फोन है, ये जो मॉडेम है या डायल अप है, ये बहुत सारे सोर्सेज को कनेक्ट करता है ना। तो इसका जो सक्सेस का जो रेट है वो कम है, इसलिए वो लोग लीज लाइन का उपयोग करते हैं, लीज लाइन कनेक्शन का, विथ ऑल एटीएम, सारे एटीएम्स के साथ। दिस इंडिकेट्स दैट ए मॉडेम इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायल इनटू अ सिंगल टेलीफोन लाइन दैट इज सोलली डेडिकेटेड टू द होस्ट प्रोसेसर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप लीज लाइन का उपयोग करते हैं तो आप मॉडेम का यूज नहीं करते, एक सिंगल लाइन का उपयोग करके होस्ट प्रोसेसर से कनेक्ट होने के लिए। दिस लाइन कैन ओनली बी यूज्ड बाय यू, ये जो लाइन है, लीज लाइन केवल आप यूज करेंगे, केवल एक पर्टिकुलर यूज करेगा एटीएम। इट इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू द बोस इंचार्ज फॉर हिज और हर एक्सक्लूसिव यूज, ये बोस इंचार्ज के लिए हमेशा एक्सेसिबल होता है उसके पर्टिकुलर यूज के लिए। और ये दीज एक्सक्लूसिव लाइन्स आर एक्सपेंसिव, ये जो एक्सक्लूसिव लाइन है काफी महंगे हैं, बट दे आर यूजफुल इन एरियाज वेयर डेली ट्रांजेक्शन्स आर एक्सट्रीमली हाई, ये वैसे एरिया में यूज होते हैं जहां पे डेली ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा हो। द होस्ट प्रोसेसर कनेक्ट्स टू द एटीएम वाया आइदर ए डायल अप और लीज लाइन कनेक्शन। कह रहा है जो होस्ट प्रोसेसर है, यानी जो बड़ा वाला कंप्यूटर है जो सारे एटीएम्स को कनेक्ट करता है, वो दोनों का यूज कर सकता है, या तो वो डायल अप का यूज करे, मॉडेम का यूज करे, चाहे वो लीज लाइन कनेक्शन का यूज करे, रिजर्व कनेक्शन का यूज करे। ये उस पर डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितना आपका कनेक्शन है, कितना यूज है उसका। तो डैश इज कनेक्शन डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन रिजर्व। छोटे टाउन में देखेंगे कि अभी भी लोग कहते हैं कि एटीएम का लिंक फेल है, पैसा नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां पे डायल अप का यूज होता है ना। तो वहां पे सक्सेस रेट कम है, जहां पे लीज लाइन कनेक्शन है वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में आपका यहाँ पे डिपेंडिंग हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक को किस एरिया में कौन सा लाइन लगाना है, उस जरूरत के मुताबिक उसका यूज करता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, या कैसा लगा आपका ये सोल्यूशन, हमें जरूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।